चलो आज थोड़ा सा टॉपिक हटा हुआ है ना। अभी तक कंपनी लॉ हम लोग कर रहे थे, है ना। आज जो टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस या सर्विसेज है, सर्विसेज टैक्स है ना। बहुत लोग अक्सर इसमें करते क्या है कि अगर हम जीएसटी का पूरा नाम सुने उनसे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जल्दी में बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वस्तु एवं सेवा कर, है ना। तो दूसरी बात है कि अगर हम जीएसटी एक्ट 2017 के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें कि सर इसको लाया क्यों गया, उससे भी थोड़ा सा पीछे अगर जाए तो भारत में टैक्स के स्ट्रक्चर को अगर हम समझे कि स्ट्रक्चर क्या है ना, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स इन इंडिया, है ना। तो अगर हम देखें, अब इस वर्ड पे भी बड़ा कहानी चल रहा है आजकल इंडिया में तो एनीवे, तो अगर हम टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो तुम्हें पता है कि भारत में जो टैक्स का स्ट्रक्चर है ना, दो तरीके का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इससे भी थोड़ा सा पीछे जाए कि व्हाई टैक्स इज नेसेसिटी फॉर द नेशन या स्टेट, है ना। और हम जब स्टेट बोले तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कितना है ना, 12 याद होना चाहिए, है ना, कि 12 बताता है कि व्हाट इज द स्टेट, राइट। तो यानी कि स्टेट दैट डजंट मीन की राज्य, है ना, उसमें नेशन भी आता है, पंचायत भी आता है, लोकल अथॉरिटी भी आता है, सब स्टेट है। तो अगर थोड़ा सा हम बेसिक बात समझे कि सर टैक्स जरूरी क्यों होता है ना, तो लाजमी है जो भी सरकार होती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, देश के विकास करने के लिए जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा तो काम कहाँ से होगा। तो ऐसा नहीं है कि कर की प्रणाली देश की आजादी के बाद हुआ है, पुराने समय में भी अगर हम देखें, है ना, तो जब राजा लोग भी होते थे तो वो लोग भी कर वसूलते थे, है ना। सिस्टम अलग हो सकता था कि उस समय हो सकता है कि वो कर के बदले में अगर हम अनाज, अगर तो किसान खेती करते थे तो उनसे वो अनाज लेते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और अगर हम पास्ट हिस्ट्री में अगर जाते हैं, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, है ना, चाहे मोहनजोदड़ो की वगैरह की कहानी देखोगी तो उस समय भी था कि पक्की सड़क, नाली, तो आखिर बनता कहाँ से था, है ना। तो कहीं ना कहीं जो सब उस समय के राजा हुआ करते थे उनको कर वसूलना पड़ता था, है ना। तो एक कर की प्रणाली पुरानी है, राइट। लेकिन जब हमारा जैसे जैसे मतलब मानव का जैसे जैसे विकास होता गया कहीं ना कहीं, है ना, इसका भी क्या हुआ, एडवांसमेंट होते गया, धीरे धीरे चीजें अपडेट होती चली गई। तो देश की आजादी के बाद अगर हम देखें तो भारत में पहली बार, है ना, 1961 में 1961 में क्या बनाया गया था, इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था। और 1962 में क्या हुआ था, इनकम टैक्स रूल्स बनाए गए थे, राइट। उसके बाद इनकम टैक्स में जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो डालता है वो डालता है फाइनेंस एक्ट। हर साल जो हमारा फाइनेंस एक्ट आता है वो टैक्स में बहुत बड़ा रिफॉर्म डालता है, यानी कि उन चीजों को भी हमको समझना बहुत जरूरी होता है कि बजट में क्या है ना। इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है कि जो असेसी पे डायरेक्ट लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी अगर कोई आय होती है तो ये पैसा मुझे डायरेक्ट देना होता है। हम अगर कोई जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो कराने वाले हम हैं अगर, है ना, तो क्या होगा कि हमें देना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा हुआ है ना, जो 1882 है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि गिफ्ट के केस में डोनी, ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरिंग, मॉर्गेज के केस में मॉर्गेजी, है ना, सेल के केस में परचेजर लायबल टू पे द स्टाम्प ड्यूटी, राइट, है ना। तो स्टाम्प ड्यूटी भी क्या है, टैक्स है ना। तो हम अपन बात ही कर रहे हैं टैक्स, कैसा टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स, है ना। तो इनकम टैक्स के अलावा भी जो स्टाम्प ड्यूटी ये सब भी है जो सब टैक्स की लायबिलिटी कहीं ना कहीं इम्पोज करता है। तो डायरेक्ट टैक्स वो ऐसा टैक्स है जो असेसी पे डायरेक्ट लगता है, राइट, है ना। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, है ना, तो बोलता है कि असेसी की लायबिलिटी डायरेक्ट क्रिएट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम मार्कर पेन खरीदने जाते हैं किसी दुकान में, राइट, अगर इस पे जीएसटी का रेट है 5%, 12%, जो भी रेट है व्हाटएवर, है ना, तो हम क्या किए, मार्कर पेन खरीद के लाए और इस पे जो लगने वाले टैक्स थे हमने दुकानदार को दे दिया। कहने का ये मतलब है कि हम सरकार को डायरेक्ट पे नहीं कर रहे हैं, मार्केट पे दिए जाने वाले टैक्स, ठीक है, अगर वो दुकानदार पे नहीं भी करता है, क्वेश्चन ये है कि क्या इसके लिए हम लायबल है सर? आंसर इज नो, इसके लिए हम लायबल नहीं माने जाएंगे, वो दुकानदार लायबल माना जाएगा, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स की पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें असेसी डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट नहीं करता है, इसमें इनडायरेक्ट मोड है, इसको हम अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं और इसको प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। अब है कि सर कोई भी स्टेट की अगर हम बात करें, जैसे मैं अगर वर्ड स्टेट यूज कर रहा हूँ, है ना, ये स्टेट अंडर द एक्ट एम्पावर्ड टू कलेक्ट, है ना, द टैक्स, है ना, स्टेट को एम्पावर किया गया है कि ये टैक्स वसूल सकता है। अगेन क्वेश्चन इज दैट कि सर स्टेट को पावर कहां से आता है ना, कि अगर हम देखें कि ये जो वर्ड स्टेट है कि स्टेट को पावर कहां से आया, है ना,
तो स्टेट को पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से पावर है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है तो उस संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है ना, स्टेट को इंपावर किया गया टैक्स वसूलने के लिए। और अगेन टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए टैक्स जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम शेड्यूल 3 देखते हैं, कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 3 है ना। तो शेड्यूल 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 में 3 लिस्ट है एक्चुअली, है ना। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, है ना। फर्स्ट जो लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है ना। सेकेंड जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है, और तीसरा जो लिस्ट है वो कौन? करेंट लिस्ट है ना। देखना अच्छे से। अब इन तीनों लिस्टों में क्या हुआ? अधिकारों का बंटवारा है। अब बढ़िया सुनना, Why? है ना, क्यों अधिकारों का बंटवारा है? तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी है, राइट। तो बोला इन्होंने क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांगली फेडरल है, राइट, विद सम यूनिटरी फीचर्स, है ना। अब ये फेडरल का क्या मतलब होता है, यूनिटरी का क्या मतलब है, थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। ऐसा मतलब दुनिया में कोई देश नहीं है जो कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी हो और यूनिटरी भी हो, राइट। लेकिन भारत का दोनों है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो यूनिटरी फीचर है ना। अगर मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ तो फेडरल है ना। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो बोला कि दोनों है ना। तो तुम लोग भी अगर छोटी रही होगी, जब पॉलिटी वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें आता था कि हमारा फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, हमारा स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया, है ना। तो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है स्टेट को, इंपावर करता है कि आप टैक्स वसूल सकते हैं। क्योंकि देखो, जब तक इसको अधिकार नहीं मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से या कानून से, जब तक हक नहीं मिलेगा स्टेट को, क्वेश्चन है कि क्या स्टेट हमसे टैक्स वसूल सकती है? तो इंपावर कहां से किया? तो स्टेट से किया, स्टेट को किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। कहां से किया? तो सर बोले कि हमारा संविधान चूंकि फेडरल है, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसमें अधिकारों का बंटवारा होता है। कहता है कि द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग्स द यूनियन एंड स्टेट, है ना। कि बोले कि किसी भी देश में अगर ऐसा संविधान है जिसके द्वारा केंद्र का और राज्य का अधिकार बांट दिया जाए, इस तरह के संविधान को हम क्या कहेंगे? हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो क्या भारत में ऐसा है कि नहीं है? आंसर इज यस, है ना। तो क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसलिए भारत का संविधान एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन अपन उतना डीप नहीं जाएंगे। अपने को इतना ही समझना है कि चूंकि भारत का संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके वजह से हमको ये 3 लिस्ट बनाना पड़ा है। अगर नहीं होता फेडरल तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द 3 लिस्ट, है ना। केवल एक से ही काम चल जाता। तो हमें यूनियन लिस्ट बनाना पड़ा, स्टेट लिस्ट बनाना पड़ा और कॉन्करेंट लिस्ट बनाना पड़ा। सर इसका मतलब क्या है? यूनियन लिस्ट ये बताता है कि कहां-कहां सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि कौन-कौन सी काम सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगेन अगर बंटवारा नहीं होता तो फिर झगड़ा होता कि हम करेंगे तो हम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग कि इसमें पूरा इस लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या अधिकार दिए गए। उसके बाद स्टेट लिस्ट में क्या होगा कि राज्यों का क्या अधिकार होगा, है ना। जैसे अगर देखिए हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स कौन वसूलता? सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलता है। रेलवे कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एटॉमिक एनर्जी का कौन काम करेगा? स्पेस में कौन काम करेगा? अंतरिक्ष में, है ना। अब मान लो कि किसी राज्य सरकार को, मान लो केजरीवाल जी को मन किया कि हम भी स्पेस में जाए, हम भी अपना दिल्ली में एक स्पेस सेंटर, रिसर्च सेंटर बनाएंगे, है ना। तो नहीं पॉसिबल है, स्टेट इज नॉट इन पावर, राइट। ये काम किसको करने का हक है ना। आर्मी को, है ना, जो भी हमारी आर्मी है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारा चीजें इस यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। स्टेट की बात करें हम, अगर एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज कौन देखता है ना। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पंचायत, ये सबको कौन देखता है? स्टेट में लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट में, है ना। उसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। बोला कि बहुत समय हमें जरूरत पड़ेगी कि हमको मिल करके रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है इन्होंने कि कहां कहां पे दोनों सहमत, मतलब दोनों मिल करके काम कहां पे करेंगे। समझना अच्छे से। जब जीएसटी को एक्चुअली हम पढ़ना ये चाह रहे हैं, तुमको बताना ये चाह रहे हैं कि जीएसटी का जन्म कहां से हो रहा है, अभी भी आया नहीं वहां पे, है ना। तो इसमें क्या है समझना अच्छे से कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो था सर फेडरल था, और अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द यूनियन एंड स्टेट्स, है ना। अब दिक्कत ये आ रहा था जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में कि राज्यों का कहना था कि हम नहीं मानेंगे, और भारत तुमको पता है कि विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, राइट, है ना। हम अगर 5 किलोमीटर बदलते हैं तो हमारी भाषा बदल जाती है ना। बहुत सारा कस्टम चेंज हो जाता है हमारा, है ना। तो इतने सारे अलग अलग गतिविधियों में, इतने सारे राज्यों में
एक रूपता एक मतलब करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कहने का ये मतलब है, बट अगेन अगर हम देखें कि बहुत दिनों से बात चलती आ रही थी कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। एग्जिस्टिंग जो हमारा रिजीम था, अगर हम बात करें इससे पहले की, अगर हम जीएसटी से पहले की बात करें, चाहे हम वैट की बात करें, हम सिल्वर रोड की बात करें, सीएसटी की बात करें, हम ऑक्ट्राई की बात करें, एंटरटेनमेंट टैक्स की बात करें, है ना, सर्विस टैक्स की बात करें, तो उन सारे चीजों में कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। हम एक्साइज की बात करें, कस्टम ड्यूटी की बात करें, तो जो एग्जिस्टिंग हमारा स्ट्रक्चर था उसमें दिक्कत था। तो सरकार को भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि अगेन हम अगर देखें कि जब हमारा 1992 में जब हमारा एलपीजी कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन का यही मतलब है कि हम अपने एंटरप्रेन्योर को, हम अपने बिजनेसमैन को क्या करें, लिबरलाइज करें। जितना ज्यादा हम आसानी देंगे उनको, जितना आसानी होगा बिजनेस करने में, चाहे कंप्लायंस के रेस्पेक्ट में, उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारा कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो रिजीम था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। एक एक आदमी को एक्साइज में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, कस्टम में भी कराना पड़ता था, वैट में भी कराना पड़ता था, सर्विस टैक्स में भी कराना पड़ता था, है ना। तो ये बहुत दिनों से बात चल रही थी कि भैया हमको वन नेशन वन टैक्स लेके आना है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस पे बात बनी, है ना। बात इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि हमारे अधिकार बांटे गए थे, है ना। किसी मुद्दे पे दूसरी राज्य असहमत हो जा रही थी, तो किसी मुद्दे पे दूसरी राज्य असहमत हो जा रही थी, है ना। तो कहने का ये मतलब है, इसलिए सबसे पहली जो जरूरत थी जीएसटी को लाने के लिए, वो हमारा सबसे पहला जरूरत था, हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना था, ठीक है। और तुमको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान नहीं होता, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड तभी कर पाते ताकि हम राज्यों को क्या करें, सहमत कराएंगे, है ना। तो हाँ, अब समझना अच्छे से। कॉन्स्टिट्यूशन को जस्ट लाइक, मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा समझाया जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक अ पिलर, कि जैसे घर में पिलर होता है ना। तो घर में जितना पिलर होगा और उस पिलर की जितनी मजबूती होगी, हमारा घर उसका मजबूत माना जाएगा, राइट। इन द सेम वे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जितना जो बेसिक ढांचा है, जितना स्ट्रांग होगा, उतना हमारा देश मजबूत माना जाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, अगर हम उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट अगर कर देंगे, है ना, अगर जिससे क्या होगा कि हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से क्या होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की नींव खराब होती है तो हमारा देश का नींव, तो अगर पुराना हो जाता है पिलर तो क्या किया जाता है, बगल से एक सपोर्ट खड़ा करते हैं ताकि उसको एक थोड़ा सा मजबूती मिले। तो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि अमेंड नहीं होगा, अमेंड तो होगा, लेकिन आपको कैसे काम करना है, जस्ट लाइक अ सपोर्ट बनना है। आपको कुछ ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर देना है कि पिलर ही तोड़ के हटा दिए, है ना। कहता है, मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ, एक केशवानंद भारती का केस था, राइट, जिसमें बताया गया है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, बहुत मतलब लैंडमार्क जजमेंट है केशवा भारती का और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया था कि जब भी संविधान का संशोधन होगा तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब जीएसटी को लाना था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, अधिकार बटे हुए थे, है ना, तो हमारा देश एक नहीं हो रहा था। किसी का कहना था कि हम ये नहीं मानेंगे, किसी का कहना था वो नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले हमको एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, फर्स्ट टाइम आया जब ये जीएसटी आया, है ना। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमको क्या करना था, संविधान को अमेंड करके, है ना, एक सिद्धांत लेके आना था। कौन सा सिद्धांत? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। अधिकारों का बंटवारा तो रहेगा आपस में, लेकिन हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे हम? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। इस सिद्धांत को जीएसटी के लाते समय सबसे पहले देखा गया कि हमको ये पहले लाना पड़ेगा, है ना, कि हम कोऑपरेट करें, है ना। जब जीएसटी को लेके आए तो हम क्या करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को। अब कैसे कोऑपरेट करेंगे, जब जीएसटी पे हम आएंगे तो पता चल जाएगा तुमको कि इसमें होता है कि नहीं होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा संविधान, है ना, 101, है ना, फर्स्ट, है ना, अमेंडमेंट हमारे संविधान का किया गया। और संविधान का अमेंडमेंट करने के बाद फिर क्या हुआ, जीएसटी एक्ट 2017 लाया गया। इतना तक समझ में आया, है ना। अभी जीएसटी का आप जन्म हो रहा है ना, ये आया कैसे, है ना। दूसरा है कि अगर अगेन हम थोड़ा सा पढ़े, उसके बाद 101st अमेंडमेंट हुआ, 101st अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद जीएसटी एक्ट आ गया। अब जीएसटी एक्ट के बारे में अगर हम देखें, है ना, तो जीएसटी एक्ट में सर कितने एक्ट है ना, कितने एक्ट है जीएसटी में? 35। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मान लो कि उसको मिला के बनाया गया। हमारा कहना है कि जीएसटी का जो कंपोनेंट है अपने आप में वो कितने हैं, देखना अच्छे से, जीएसटी के कंपोनेंट कितने हैं। जीएसटी में एक्ट कौन कौन सा है देखना। पहला तो है सीजीएसटी एक्ट, कौन सा एक्ट है? दूसरा एसजीएसटी एक्ट है, तीसरा आईजीएसटी एक्ट है, चौथा
यूटीजीएसटी एक्ट है, कॉम्पेंसेशन सेस ये स्टेट कंपनसेशन एक्ट है ना। ठीक है, अब सुनो, अभी जस्ट तुमको हम बताएं कि जीएसटी को लाने से पहले हमारा जो संविधान अमेंड हुआ है ना, उसमें ये सिद्धांत डेवलप हुआ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या उत्पन्न हुआ? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो अभी तक जो राज्यों के बीच में और देश के बीच में जो सहमति नहीं बन पा रही थी कि भैया नहीं हम क्यों माने, है ना। ठीक है, जैसे राज्यों का कहना था कि नहीं वैट है सही है, हम बैठे पे चलने देंगे। ठीक है, और राज्यों को डर भी था कि जब एक जीएसटी आएगा, है ना, तो जीएसटी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोबिलाइज होने में, रेगुलराइज होने में तो टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं जीएसटी के आने के टाइम तो रेवेन्यू ग्राहक से नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा इसका मतलब है कि राज्यों को नुकसान होगा। तो क्या कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि ऐसी स्थिति में हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो क्या कहा इन्होंने, एक एक्ट बनाया गया, स्टेट कंपनसेशन एक्ट। सुनना अच्छे से, ये एक्ट यूनियन के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को, राज्यों को एक गारंटी दिया गया। क्या दिया गया? राज्यों को एक गारंटी दिया गया कि अगर आपका रेवेन्यू कम होता है, अगर जो भी रेवेन्यू है, अगर आपका कम होता है रेवेन्यू, तो हम देंगे उसको, हम देंगे उसको। लेकिन अब एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि सर जीएसटी के आने से राज्यों को डर है कि राज्य का रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो सर केंद्र का भी तो कम होगा, कम होगा कि नहीं होगा? तो फिर केंद्र कहां से लाके देगी? क्वेश्चन कहने के लिए तो कह दिया ना उन्होंने कि हम देंगे, लेकिन कहां से देंगे? सोर्स होना चाहिए ना। अगर मान लो कोई आदमी ऐसे चलते फिरते तुमको बोले कि हम इतना पैसा देंगे, चाहे तुम जब बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक में लोन सबको एक जैसे तो मिलता नहीं, जिसका जो फाइनेंशियल कैपेसिटी होगा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, है ना। तो अगेन जिस तरीके से राज्यों का रेवेन्यू कम होने वाला है आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ द जीएसटी एक्ट, उस तरीके से तो केंद्र का भी कम होगा। तो केंद्र करेगी क्या? तो केंद्र में जीएसटी एक्ट में एक सेस का प्रोविजन लाया। क्या लाया प्रोविजन? सेस का प्रोविजन लाया, है ना। इन्होंने कहा कि हम कुछ गुड्स पे सेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेस लगाएंगे, जैसे टोबैको, है ना, और पान मसाला और आइसक्रीम है। हाँ, और जो लग्जरियस आइटम है जैसे कार वगैरह, लग्जरी कार, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का ये मतलब है, कहा कि हम ऐसे कुछ गुड्स पे हम सेस लगाएंगे और उस सेस से जो रेवेन्यू होगा आएगा, है ना, हम उस रेवेन्यू को स्टेट कंपनसेशन के लिए यूज करेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर राज्यों का रेवेन्यू कम होगा, है ना, तो इस एक्ट के माध्यम से यूनियन ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या एम्पावर किया स्टेट को कि आप हमसे कंपनसेशन ले सकते हैं। अगेन ओरल करने से तो चलेगा नहीं, राज्य ने क्या कहा, कानून बनाइए, है ना, कानून रहेगा तब ना कल के राज्य सरकार एक्शन ले सकती है ना, यानी कि इन्फोर्सेबिलिटी होना चाहिए, है ना, हम लीगल रेमेडिकली कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जनरली इंटर स्टेट सप्लाई में, जब हम एक राज्य से, है ना, दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं तो ये इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है। ठीक है, अच्छा। यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भी हमारी यूनियन टेरिटरी है ना, वहां पे लगता है। लेकिन अगेन दिल्ली भी हमारा यूनियन टेरिटरी है? दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी है, यस और नो? हाँ। तो क्वेश्चन ये है कि जब तुम दिल्ली में अगर कोई सामान खरीदोगी, है ना, तो देखना अच्छे से, दिल्ली में अगर तुम कुछ सामान खरीदोगे तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो है यूनियन टेरिटरी, बिकॉज़ पॉपुलेशन के आधार पर दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया। अच्छा, और कुछ? कंजम्पशन व्हाई है तो यूनियन टेरिटरी होना तो चाहिए था सीजीएसटी और टीजीएसटी, बट दो स्टेट, देयर इज नो आंसर एक्चुअली कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन वाइज दैट, नो नो। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, ठीक है, जिसका अपना स्टेट असेंबली है। समझना अच्छे से। क्या बाकी के यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री होते हैं? अगर तुमसे पूछो कि अंडमान निकोबार, है ना, ठीक है, बताओ है क्या मुख्यमंत्री? चंडीगढ़ है? आंसर इज नो, है ना। तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी होते हुए भी उसका अपना एक स्टेट असेंबली है। तो बोला कि वो यूनियन टेरिटरी जिसका अपना स्टेट असेंबली होगा
तो वहां पे यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। तो चूंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होते हुए भी उसका चूंकि स्टेट असेंबली है, इसलिए वहां पे क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी के जो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी वहाँ जो है सर, हाँ। उसमें भी तो फिर एसजीएसटी लगेगा, उसमें भी वहाँ तो भी जैसे स्टेट असेंबली है, वहाँ भी तो स्टेट असेंबली लेजिस्लेचर है। मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ का तो मुख्यमंत्री का नाम नहीं, अगर होंगे लेकिन है सर। हाँ ठीक है, अगर है, हमने क्या कहा, जवाब क्या है, हमें कंफर्म नहीं है, हाँ। लेकिन हमने क्या कहा कि जिस यूनियन टेरिटरी का अपना स्टेट असेंबली होगा वहां पे यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, वहां पे एसजी, हमको ये समझ। सर मेरी क्वेश्चन है कि दिल्ली को कैसे बनाया गया स्टेट असेंबली वहाँ पे? अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर है, अपन बाद में डिस्कस करें, Yes, sir. अपन इधर रहते हैं, वो पॉलिटिकल मैटर है, तो वो अपन थोड़ा सा उधर जाएंगे। Yes, sir. तो हमारे कहने का मतलब है कि जीएसटी में ये 5 एक्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और स्टेट कंपनसेशन है ना, ये आ गया समझ में। Yes, sir. अब था क्या कि सर कि अगर हम थोड़ा सा आप समझे, ये तो कुछ बेसिक कहानी था कि जीएसटी का जन्म कैसे हुआ। अब अगर हम देखें व्हाई जीएसटी, है ना, देखना अच्छा से जीएसटी को लाया क्यों गया, इसके पीछे क्या कारण। अब अगर हम देखें कि व्हाई जीएसटी, बोलो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है। हाँ? Cascading कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए, राइट। क्या था कैस्केडिंग इफेक्ट, सर टैक्स पे टैक्स पे टैक्स जो टैक्स ऑन टैक्स होता था। क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स। होता क्या था समझना अच्छे से, कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमारा जो बैट का था, देखना अच्छे से, बैट का राइट, इसमें क्या हो रहा था कि अगर हम इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई कर रहे, देखो इधर इंट्रा स्टेट, इसका क्या मतलब, विद इन स्टेट। अगर हम बिहार में हैं, हम अगर बिहार में माल खरीदे, बिहार में बेचे, तब तो इनपुट मिलता था। क्या होता था तब, मतलब ये है, देखो वैट का नाम क्या था, वैल्यू एडिशन। मतलब मैंने 100 रुपए में माल खरीदा, 100 रुपए पे माल लेते हैं हम, 4% हमने टैक्स दिया, वैट कितना दिया मैंने, 4 रुपए, कितना हो गया। इस माल को हमने 150 में बेचा, रेट टैक्स का सेम है, टैक्स कितना दिए हम, 6 रुपए, कितना दिए, 150 का 4% कितना होगा, कितना होगा, होगा ना 4% होगा। अच्छा, तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता था, अगर हम सेम स्टेट पे माल खरीदते बेचते थे, तो क्या होता था, सरकार ये कहती थी कि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन रही है, 6, तो आप कितना पे करो उनको, नेट पेएबल 6, तो बन रहा है 4 आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो देना कितना पड़ेगा, 2 रुपए। ये जीएसटी में भी है, सुनते रहना अच्छे से। ये बैट में था, ठीक है, कि अगर हम माल विद इन स्टेट खरीदे, सेम राज्य में खरीदे, तो काम चल जाएगा। एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि आज एक बिजनेसमैन ये बोले कि नहीं हम तो दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में ही खरीदेंगे, दिल्ली में ही बेचेंगे, ये पॉसिबल? ये बहुत स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस पे पॉसिबल है ना। लेकिन हम थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे, है ना, अगर थोड़ा सा अगर हमारा स्ट्रक्चर बढ़ेगा बिजनेस का, तो ये चीजें इस एम्बिट से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे जो हम बैट दे के आते थे, है ना, उसका तो इनपुट हमें मिलता था, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में भी ऐसा था। लेकिन दिक्कत अभी हमको समझना है कैस्केडिंग कहाँ हो रहा था, है ना। तो इसमें तो कैस्केडिंग नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें तो टैक्स कोई दे रहा है। नहीं हो रहा है ना, इस पे नहीं हो रहा है। हो क्या रहा, अगर हम जैसे ही इस इंट्रा स्टेट को मैंने इंटर स्टेट बनाया, ठीक है, अब मान लो कि दिल्ली से एक माल आ रहा है बिहार में, 100 रुपए में माल खरीदी दिल्ली में, 4 रुपया वैट दे दिए, 104 हो गया इसका कॉस्ट, कितना हो गया। और एक और बात ध्यान रखें कि जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता था, तो एट द रेट 2% सीएसटी लगता था, इसमें क्या लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स। क्या लगता था, 2% हमको सेंट्रल सेल टैक्स भी देना पड़ता था। इंटरेस्ट इस पे इंटरेस्ट, दैट इज मैंडेटरी टैक्स, और दिस इज नो इनपुट ऑफ द सीएसटी, नहीं मिलता।
और सुनना, 4 रुपए में माल खरीदे 2% CST भी दिए। अब मान लेते हैं मोटा मोटी कीमत कितनी होगी 106। अब मान लेते हैं, अब ये माल हम बेच रहे हैं 150 रुपए में, ठीक है। अब 150 में जब हम बेचेंगे तो 6% टैक्स है ना, और जब हम बिहार में बेचेंगे तो हम CST कस्टमर से नहीं ले सकते। सुनना अच्छे से, हमने दिया लेकिन हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब हम बिहार में माल बेच रहे हैं, है ना। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तब CST लगेगा। आ रहा है समझ? अच्छा, तो ये तो ऐसे ही हवा में गया, इसका तो कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा, दूसरी बात क्या थी, कहता है कि ये आप जो बैट दे के आए हैं ना, तो अब जब हम नेट टैक्स पेबल की बात करेंगे तो ये 4 रुपए का इनपुट आपको हम नहीं देंगे। एक कैस्केडिंग इफेक्ट है कि हमने सर यहाँ भी टैक्स दिया, वहाँ भी देना होगा। समझ में आ रहा है। अब जब यहाँ टैक्स दिए तो देखना अच्छे से, पहले वाले एग्जांपल में हमारी कॉस्टिंग 100 रुपए थी, जिसको मैं 150 में बेच रहा था, लेकिन सेकेंड वाले एग्जांपल में हमारी कॉस्टिंग सर 106 रुपए हो। 106 रुपए। तो अगर सर हम इसको 150 में है ना बेचते भी हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया ना कम, क्योंकि जिस चीज का इनपुट का फायदा ही नहीं हमें मिलेगा, है ना, तो मेरे लिए कैस्केडिंग इफेक्ट डालेगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसा था एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं, तो एक पहला आंसर जो था कि सर कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या लाया गया, GST लाया गया। अच्छा, दूसरा चीज है, और अगर हम देखें इसमें, है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट इतना ही नहीं है, थोड़ा और जाते हैं पीछे, देखते हैं और क्या क्या कैस्केडिंग इफेक्ट दे रहा था। ये तो वैल्यू एडिशन की बात है। गुड्स के प्रोडक्शन पे और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे, प्रोडक्शन पे या मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला टैक्स क्या था, चाहे है आज भी, क्या है वो, दैट इज एक्साइज। एक्साइज को हिंदी में उत्पाद शुल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद शुल्क। समझ में आ रहा है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग क्या लगता था, मोटा मोटी रेट जो था दैट इज 12.5%। एक्साइज अगर पढ़ोगे एक्साइज एक्ट अगर, तो कहता है कि द गुड्स विच मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड लेविड एक्साइज। क्या बोलते हैं कि गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस हुआ, एक्साइज लग गया। समझना अच्छे से, हम माल कुछ बना रहे हैं, माल बना, है ना। अब मैं उससे बात की बात बोला, क्या गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड लेविड एक्साइज, यानी कि हमने कोई सामान बनाया, अभी मेरी ड्यूटी बन गई कि तुमको 12-12.5% एक्साइज देना पड़ेगा। अब सुनना, मान लो हमने 100 रुपए का सामान बनाया, ठीक है, 12.5 रुपए GST इस पे एक्साइज लगा। ये हम पीछे की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं अपन, पीछे जा रहे हैं, क्यों GST आया उस पर चर्चा कर रहे हैं। 12.5 हो गया तो हमारा कॉस्टिंग कितना हो गया, 112 रुपया 50 पैसा। हमारे फैक्ट्री से बाहर निकालने से पहले 12.5 रुपए का टैक्स हमको देना पड़ेगा। समझना अच्छे से, तब जाएगा ये मार्केट में। अच्छा, अब जब ये मार्केट में जाएगा, है ना, क्या होगा फिर इस पे प्लस वैट। अब सुनना अच्छे से, फिर क्या लगेगा, हम अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो CST आ रहा है समझ। तो क्या हम इस, हमारा कहना है कि सर सामान की कीमत तो सब यही थी ना, तो टैक्स तो 100 पे लगाना था ना, लेकिन आपने क्या किया, उस पर एक्साइज लगा दिया, फिर दोनों को जोड़ के फिर उस पर टैक्स लगा रहे हैं। समझ में आया, तो टैक्स ऑन टैक्स था, है ना। ये भी एक कारण था, है ना, ये ज्यादा था, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था। ये तो सब सारे गुड्स पे थे, है ना, ये हर गुड्स पे जितना तुम गुड्स देखती थी, है ना, ये सारे पे था। ये भी सरकार को लगा कि ये सही नहीं है ना। ये सब था कुछ बेसिक चीजें जो कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया। आगे बढ़े, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो, इतना साल से ऐसे ही हो रहा था। हम क्या बताएं, इज नॉट इजी टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। 2017 में अभी हमारा देश, और इसकी बात 2002 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो केलकर कमेटी उसमें बनाई गई थी। तो ऐसा नहीं कि जीएसटी की चर्चा ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है ना, इस पर लगातार चर्चा हुआ है ना, आने में समय लगा, है ना। तो सोचो ये कानून को आने में कितना टाइम लगा, इतना लॉसेस। दुनिया का पहला कंट्री जिसने GST लाया था फ्रांस, और भारत का पहला राज्य मलेशिया, नहीं मलेशिया, भारत का पहला राज्य भारत का जो GST इम्प्लीमेंट किया,
आसाम। आसाम था ना? हाँ, चलो और सेकंड? हाँ सेकंड इंडिया, सेकंड बिहार, चलो और सबसे लास्ट? सबसे लास्ट ये होगा हाँ, लास्ट ममता दीदी हैं, ममता। इनको केंद्र से बड़ा टक्कर था ना, ठीक है, कि हम नहीं मानेंगे। तो जब संविधान ही अमेंड हो गया, समझना अच्छे से, तो मानना तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? हमारा कहना है कि तो मानना ही पड़ेगा। कंपनी लॉ जब अपन पढ़ते हैं तो वंस द एसआर पास, हो गया फिर तो मान तो अगर डिसेंटिंग मेंबर है तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास राइट है कि अगर 10% ऑफ द वोटिंग राइट आप है तो यू कैन मूव टू द ट्रिब्यूनल। लेकिन आपको तो कुछ होने से रहा नहीं, है ना? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वही हुआ। तो जीएसटी जब लागू हो गया तो ममता बनर्जी लास्ट तक नहीं की थी, लेकिन अंत में इनको मानना पड़ा, क्योंकि नहीं मानते तो आपको बैठ तो ले नहीं सकते हैं। समझ रहे ना? बंद हो गया। वो तो लेना ही पड़ेगा, कैसे ले सकते हो? देगा ही नहीं कोई पास, है ही नहीं। अच्छा आगे बढ़े। तो पहला है कि सर कैस्केडिंग इफेक्ट को इसने खत्म किया, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें हैं जहां अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें पेट्रोल डीजल जिसपे जो नॉन जीएसटी आइटम है तो उस पे नहीं हुआ। अच्छा और क्या हुआ? टैक्स सब्स्यूम्ड हुआ इसमें। हाँ काफी सारा टैक्स सब्स्यूम्ड हाँ और अच्छा तुमको जैसे एक देखो ना अच्छे से, जीएसटी को इन्होंने कहा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहा। क्या कहा? कंजम्पशन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड? या क्या कहा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा। तो दोनों डिफरेंट है क्या? नो, डेस्टिनेशन बेस्ड का या कंजम्पशन बेस्ड दोनों बात सेम हुआ है। द जीएसटी जस्ट डेस्टिनेशन एंड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। डिपेंड कंजम्पशन जहाँ होता है वहीं पर वो मतलब खुद ही जो अब कंज्यूम सुनना अच्छे से, अब सुनना यहाँ पे। अभी हम बता रहे थे तुमको कि एक्साइज तब लगता था कि वेयर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस एक्साइज लेविड। तो केंद्र सरकार को ये भी लगा कहीं ना कहीं कि हमारे देश को आजाद हुए इतना टाइम हो गया, सुनना अच्छे से, देश को आजाद हुए इतना टाइम हो गया, हो क्या रहा है कि जैसे हम बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, है ना, यानी कि हम वैसे राज्यों का नाम ले रहे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम होता है लेकिन कंजम्पशन तो है। अगर बिहार में आबादी ज्यादा है, अगर ये उत्तर प्रदेश में आबादी ज्यादा है ना, अगर हम उड़ीसा में देखिए अगर जनसंख्या है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उनको कपड़ा चाहिए, जो खाने के सामान चाहिए, तो कहीं ना कहीं से तो आएगा कि नहीं आएगा? कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो हो क्या रहा था, लेकिन बिहार जैसे राज्यों को अगर हम देखें, है ना, तो आज भी हमारी स्थिति बहुत खराब है बिहार की, राइट। हमारे देश का एवरेज पर कैपिटा इनकम लगभग 2 लाख हो चुका है और हम लोग अभी 50-52 हजार पे, तो सोच सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। तो कहने का ये मतलब है केंद्र सरकार ने ये सोचा कि फ्रॉम द जीएसटी रिफॉर्म, समझना अच्छे से, अपने आप में टैक्स रिफॉर्म है। अब तुमको इस लाइन से समझ में आएगा, है ना, कि सरकार ने ये सोचा कि अब हम टैक्स वहां ना लगाएं जहां पे गुड्स बनता है, हम टैक्स वहां लगाएं जहां पे सामान बिकता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, आखिरी जो मंजिल है, हम टैक्स वहां पे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर बिहार की आबादी 13 करोड़ 14 करोड़ है, तो हम आज मान लो जो कपड़ा पहनते हैं, जो जूते पहनते हैं, कहीं ना कहीं से तो आता है, कहीं ना कहीं से तो आता है। तो इसमें क्या हो रहा था, मेजर पार्ट वहीं चला जा रहा था जहां हम वो सामान बन रहा था। इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, वहां के राज्यों को फायदा हो रहा था या केंद्र को फायदा हो रहा था। अब इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे कि इस चीज को क्या करेंगे, हम खत्म करके, और जहां पे कंज्यूम होगा गुड्स, हम टैक्स वहां लगाएंगे। इससे फायदा ये हुआ कि जो पिछड़े हुए राज्य थे उनको रेवेन्यू बढ़ेगा। क्या होगा, क्योंकि अब टैक्स कलेक्शन वहां होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। तो हमारा देश अभी भी एक विकासशील कंट्री है, राइट। तो भाई केंद्र के पास भी इतना पैसा नहीं है कि हाँ जो राज्य, जैसे बिहार की तरफ से हमेशा बार बार मांगा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, राइट। लेकिन हमारा कहना है कि आपको कैसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है ना। अगर हम देखें तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं, है ना। क्योंकि अगर हम कहें कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस, रिलीजन एंड कास्ट, ओके, देन व्हाई, कैसे हमको माना जा सकता है। हाँ, इस रिजर्वेशन को अगर ऐसे मुद्दा उठाया जाए कि हमारे देश में जितनी भी गरीब ऐसे जिला है ना, पिछड़े हुए जिला है, उसके पुनरुत्थान के लिए अगर कुछ केंद्र सरकार करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन पार्टिकुलर एक स्टेट को अगर हम बात करें ऐसे करने के लिए, दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन, है ना।
नहीं। कहीं ना कहीं ये गलत होगा। तो ठीक है, अब क्या है कि वोट अपना उल्लू सीधा करने के लिए नेता बहुत कुछ बोलते रहते हैं। चलो, तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते हैं ना। बाकी चीज इनको सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। पता नहीं संविधान के कितने अनुच्छेद पड़े हुए हैं, लेकिन बाकी जितने सारे नेता है 2 दिन से भी नेता बने तो उनका एक बार जरूर सुनना कि असंवैधानिक है। कहीं ठीक से अगर असंवैधानिक लिखना पड़ जाए तो वो भी शायद सही से लिखा जाए तो भगवान मालिक है ना। सही है। एनीवे, तो हमने ये कहा कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इसलिए है ताकि इसके माध्यम से क्या किया जा सके, है ना, वैसे राज्य जो अभी तक आजादी के बाद से अभी तक पिछड़ा रहा, इसको हम आगे लेके जाए। समझ में आ रहा है? Yes. अच्छा, दूसरा एक चीज इसमें माना गया, एक एजम्पशन था कि अगर जीएसटी फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है 2% से बढ़ेगा। अब क्वेश्चन है कि सर अब जीडीपी हमारा जीएसटी आने के बाद हमारा जीडीपी कैसे बढ़ जाएगा, है ना? तो समझना अच्छे से कैसे बढ़ेगा जीडीपी। अभी जो तुमको हम बता रहे थे कि कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया, है ना, तो कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया। दूसरी चीजें हैं कि जीएसटी में 2 बातें और डिस्कस करना जरूरी है। एक है नॉन जीएसटी आइटम और दूसरा है, ठीक है, कुछ जिसपे जीएसटी नहीं लगता है ना, जैसे कि लीकर वगैरह जो है ना, और ह्यूमन कंजम्पशन। समझना अच्छे से। ये 2 बातें क्यों चर्चा करना जरूरी है। अगेन, जब जीएसटी आ रहा था, ठीक है, तो जब जीएसटी आ रहा था तो केंद्र सरकार को भी डर था कि हमारा रेवेन्यू तो धड़ाक से नीचे गिरेगा, तो उन्होंने सेफ साइड में जाकर के कुछ सामान को अपने लिए रख लिया, है ना, कि भैया ये सामान पे कम से कम इतना जो टैक्स आ रहा है, कम से कम इतना टैक्स आएगा, है ना। तुमको भी पता है कि सबसे ज्यादा बिकता क्या है ना, डीजल, है ना, डीजल, पेट्रोल, है ना, जो ये फ्यूल है सबसे ज्यादा बिकता है। तो इसलिए इसको जब जीएसटी आया तो इसको नॉन जीएसटी आइटम नाम दिया गया, है ना। जीएसटी जब आया तो नॉन जीएसटी आइटम क्या है ना, डीजल है, पेट्रोल है, एविएशन फ्यूल है, नेचुरल गैसेस है ना, ऐसे करके 6 आइटम इसमें है टोटल जो नॉन जीएसटी है। यानी क्या कहा, नॉन जीएसटी से तुम इतना समझना कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे जीएसटी से पहले कहानी था, एक्साइज, कस्टम, दिस दैट, वो सब एग्जिस्टिंग ही रहेगा उसको एज इट इज। इससे सरकार को कहीं न कहीं बहुत बड़े मात्रा में टैक्स आता है। मतलब तुम एक बेसिक कैलकुलेशन ऐसे समझो कि डीजल और पेट्रोल पे मोटा मोटी, है ना, 56% के आसपास टैक्स लगता है। कितना परसेंट देखना है, कितना लगता है टैक्स? 56%। इसीलिए देखना, बार बार विपक्षी लोग बोलता है कि जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे डीजल पेट्रोल पे, क्यों नहीं लगा रहे। तो इवन जब जीएसटी आया तो जीएसटी के लाने के समय में भी ये कहा गया था, क्या कहा गया था, कि हमारा जीडीपी 2% से ग्रोथ करेगा जब जीएसटी हमारा फुल्ली इंप्लीमेंटेड हो जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान था कि आने वाले 2 से 3 सालों में नॉन जीएसटी जो आइटम है उस पे भी हम जीएसटी लगा देंगे। तो आज के दिन में अगर हम तुमसे पूछे कि सर मैक्सिमम टैक्स जीएसटी में कितना परसेंट, 28%। ऐसे सराय उन्होंने 40% तक का रखा है, हाँ। लेकिन जो लागू है वो कितना है, 28% है। सुनना, तो अगर इस नॉन जीएसटी आइटम पे, यानी कि डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल, इन सब चीजों पे, नेचुरल गैस, इन चीजों पे अगर हम आज भी देखें 56% से हटा के अगर हम मैक्सिमम स्लैब भी लगा देते हैं, यही लगेगा, लाजमी लगना प्लीज, है ना। तो अगर हम 28% भी लगा देते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आज जो सर हम पेट्रोल 100 रुपए में खरीदते हैं, क्या ये 75 में आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बोलो। आज अगर पेट्रोल पे जीएसटी लगे तो जो भी पेट्रोल हम आज 105-107 रुपए में खरीदते हैं उसका कीमत अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? सुनना कितना हो जाएगा? 75 रुपए हो जाएगा। और जब डीजल पेट्रोल की कीमत 75 रुपए हो जाएगी, इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा थोड़ा बताओ। 25% कम होगा, समझ रही है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा माल ढुलाई में पैसा लगता है, पता है, तो हमारा खर्चा वहां बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, है ना। तो यही माना गया था कि जब हम फुल्ली जीएसटी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा पावर कंजम्पशन कॉस्ट कम हो जाएगा। बड़ी बड़ी जो प्लांट मशीनरी जो चलाई जाती है जिसमें इतना कंजम्पशन होता है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, और जब उसका कॉस्ट कम होगा, है ना,
तो क्या होगा, जो हमारा जैसे होता है ना प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जब तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट कमेगा तो सामान की कीमत कम होगी, कम होगी ना। हाँ। तो जब सामान की कीमत कम होगी तो डिमांड डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक्सीलरेट हो जाएगी, है ना, वो बेहतर तरीके से चलने लगेगी, है ना, और वो बेहतर तरीके से चलेगी, है ना, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, टैक्स ज्यादा जाएगा। तो सरकार का ये मानना था कि अगर जीएसटी फुल्ली इंप्लीमेंट होता है तो हमारा जीडीपी 2% से इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है। वो दुर्भाग्य है कि 17 में आया तो 3 साल का समय मांगा गया था, तो उसके बाद हम इस पे लागू करेंगे, बीच में कोविड आया, कोरोना आया, और तब से ऐसे ही। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल चीजें भी हो सकती है जिसपे हम लोग को कमेंट नहीं करना चाहिए, बट व्हाट एवर द रीजन, है ना। लेकिन आने वाले समय में ये जो नॉन जीएसटी आइटम है हम लोग ये देखेंगे इस पर जीएसटी लगेगी, वो जब लगे, है ना, बट लगेगा। उसके बाद केंद्र ने तो सेफ कर लिया अपने आप को नॉन जीएसटी आइटम रख करके, है ना। अब राज्य सरकार बोला कि भाई हमको भी सेफ रहना है, तो बोला कि जो लीकर है ना, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बोला कि हम इस पे भी बोले जीएसटी नहीं लागू होगा, है ना, तो इस पे भी जीएसटी नहीं लगता, है ना। इस पे जीएसटी लगेगा तो फिर जो बेवड़ा लोग है और एक बोतल के बदले 2 बोतल पिएंगे, सस्ता होगा ना। समझ में आ रहा है ना। अब सीधा देखो नहीं तो इम्पैक्ट आएगा। इस पे भी लगभग वही पर यही है रेट कहानी, है ना, 50-55% उस पे भी टैक्स है। तो कहने का ही मतलब है राज्यों ने लिकर फॉर होम कंजम्पशन जो था, है ना, फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन था, उसको अपने साइड में रखा कि आप इस पे केंद्र की आप मत बनाइए, इस पे मत टैक्स लीजिए जीएसटी, और इसने कहा कि हम इस पे नहीं लेंगे, हम इस पे जो एग्जिस्टिंग है वही लेके चलेंगे। तो इससे ये रिफॉर्म्स होने की बात बढ़ी। अच्छा, और क्या है एक बात, 1 नेशन 1 टैक्स। देखो उसका क्या मतलब है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। देखो 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। अब देखो हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे कि सर एक्साइज है ना, कस्टम है, ठीक है। तो करने का ये मतलब है हम एक आदमी है। हमने क्या कहा कि जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें यही हुआ कि हमारे यहाँ जितने सारे बिजनेसमैन हैं आप उसको लिबरल करके रखिए, मतलब जितना आसानी होगा बिजनेस कर। जैसे गुजरात को रेड कारपेट स्टेट कहा जाता है ना, दुबई को रेड कारपेट नेशन कहा जाता है, देश कहा जाता है, क्योंकि वो उद्यमी का वेलकम करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तुमको अगर कहानी पता हो, जब टाटा नैनो फैक्ट्री सिंगूर में लगने वाला था, सिंगूर बंगाल में एक जगह है, सब चीजें हो गई थी, ठीक है, लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट का कुछ उसमें जमीन वगैरह जो आवंटन कराने की बात थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ फेल्योर रहा, है ना। और उस समय नरेंद्र मोदी ही उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ठीक है। बस एक मैसेज आया था मोबाइल पे, वहां से किया गया था, ठीक है, कि वेलकम यू इन गुजरात, ठीक है। और मतलब ये कहा जाता है कि बहुत अल्प काल अवधि में, बहुत कम समय में जितनी जमीन की रिक्वायरमेंट थी टाटा नैनो को उपलब्ध करा दिया गया। दैट इज द स्टेट। आज मैं सुबह न्यूज पढ़ रहा था तो देख रहे थे कि ये बिहटा और दानापुर एलिवेटेड रोड बनना है, तो उसमें आई थिंक 45 एकड़ लैंड का एक्विजिशन होना है ना, 45 एकड़। उसमें से मात्र 1 साल में मात्र 5 एकड़ लैंड का एक्विजिशन हुआ है। क्या डेवलपमेंट होगा, यू कैन इमेजिन। तो कहने का मतलब है कोई भी केंद्र सरकार का अगर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें स्टेट की ड्यूटी होती है कि आप लैंड एक्विजिशन, यानी कि वहां पे जो कोऑपरेट करना है ये आपको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तभी जाकर के उस प्रोजेक्ट को क्या होता है, गतिशीलता मिलती है, वो चीजें आगे बढ़ती है। जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे इन चीजों पे, वो अच्छा से काम नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़े। हम बताए रहे थे 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। इसका ये मतलब था कि 1 नेशन 1 टैक्स ये मतलब है कि सर जब हम लिबरलाइज पॉलिसी की बात करते हैं तो बीइंग एंटरप्रेन्योर हमको बिजनेस करना है, कंप्लायंस करना जरूरी है फॉर द गुड गवर्नेंस। कंप्लायंस इज आल्सो रिक्वायर्ड, है ना, ताकि हम स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। बट कंप्लायंस एक बर्डन नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ये देख रहे थे कि एक ही एंटरप्रेन्योर को एक टैक्स के लिए 10 जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा था, 10 जगह रिटर्न फाइल करना पड़ रहा था। सरकार ने क्या कहा कि अब कुछ नहीं, 1 नेशन 1 टैक्स, आप मात्र एक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाओ, है ना, आपका काम यहीं से सब हो जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज अगर थोड़ा सा इसको हम देखें, पेपर बेस्ड टू पेपरलेस। अभी तक जो था
सारा चीज हम पेपर से कागज से लेके दो रहे थे, है ना। फाइल को फाइल सब ऑनलाइन। डिपार्टमेंट की बहुत लेट लतीफी होती थी, है ना। सरकारी नौकरी तो आज अगर देखे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो गवर्नमेंट जॉब की एक जो मारामारी है, दिमाग में एक बहुत बड़ी गंदगी बैठ गई है लोगों की कहीं ना कहीं, कि सरकारी नौकरी दैट मीन्स की ऊपरी आमदनी के लिए है। आपको सैलरी दिया जाता है, सब कुछ मिलता है, बट स्टिल अब कभी हम एक ऑटो से जा रहे थे, ठीक है, पुलिस लाइन के आसपास गुजर रहे थे, वहीं जो बताया ना पनास होटल जाना था, तो जब मैं जा रहा था तो ऐसे ही होता है, कभी कभी रिक्शा वाले ऑटो वाले से बात कर रहा था, हम बात करते रहते हैं, तो बेचारा बता रहा था कि 2001 से ऑटो चला रहे हैं। कि बोले कि सर कि इधर की जो कहानी है, एक समय था कि कोई भी पुलिस वाला बैठ जाए ऑटो में, ठीक है, तो बोले कि वो पैसा देने की तो बात ही नहीं है, बस उतर जाना है सीधा, अभी भी वही चीज। ठीक है, सीधा उतर जाना है। बट हमारा ये कहना है कि क्या पुलिस का अपॉइंटमेंट इस आधार पे होता है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको टेम्पो में आरक्षण मिलेगा? हाँ, क्या आपको टेम्पो में किराया नहीं देना पड़ेगा, है ना। अरे भैया, वो चला रहा है बेचारा, है ना, वो गरीब आदमी है, हाँ? आप उसमें बैठते हैं, आप उधर जाते हैं, आप सीट रोक, दैट इज द मोरल ड्यूटी। लेकिन क्या हो रहा है आज, नौकरी इसीलिए करना है ऊपरी आमदनी, तो यहाँ ऊपरी आमदनी वालों की संख्या बहुत भरी हुई थी। अगर कोई व्यक्ति टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, वो करोड़पति नहीं हुआ तो क्या नौकरी किया, तो करोड़पति सैलरी से नहीं हो पाएगा, है ना। सैलरी से तो नहीं तो कहने का ये मतलब है, सरकार को भी ये लगा कि बहुत बड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पे लूपहोल है, तो हम क्यों नहीं इसको पेपर बेस से पेपरलेस इकोनॉमी करते। दूसरा बात है, अगर प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर कोई आदमी दिल्ली में प्रैक्टिस करता है, तो उस समय जब पेपर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी, तो दिल्ली का आदमी बैठ करके अगर मुंबई का काम करना हो तो तुम समझ सकते हो कि मुंबई जाके करना पड़ेगा। लेकिन आज अगर हम देखें, जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, जीएसटी आया कब से है, 1 जुलाई 2017, है ना। तो जब से जीएसटी आया, ये कम्प्लीटली सारा का सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक है। यानी आज दिल्ली में बैठ करके कोई आदमी चाहे तो आदमी आराम से मुंबई में सर्विस दे सकता है। मुंबई क्या, आप एक जगह बैठ के पूरे एंटायर कंट्री में कहीं भी सर्विस दे सकते हैं। दूसरा है कि अगेन फॉर द इन्वायरमेंटल पर्पस कहा जाता है कि हमको पेपर बर्बाद नहीं करना है, दैट इज नेचुरल रिसोर्स, है ना। तो इन सब चीजों को भी यहाँ पे ध्यान रखा गया कि पेपर बेस्ड इकोनॉमी टू पेपर लेस इकोनॉमी। ये आ रहा है, समझ में आ रहा है। और क्या क्या देखते हो तुम जीएसटी को आने के बाद? ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, क्या बढ़ गई? ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, ऑथेंटिसिटी हो गई, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक कहानी था, है ना, जीएसटी के बारे में, है ना। आज रहने देते हैं, है ना। ये पता अपने को आज हम लोग डिस्कशन क्या किए हैं कि टैक्स होता क्या है और व्हाई टैक्स इज नेसेसिटी, है ना। उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। सरकार टैक्स वसूलती कैसे, क्योंकि इसको एम्पावर किया गया है, इसको ये अधिकार है। दूसरा हमने देखा कि जीएसटी को सब लाना जरूरी क्यों था, है ना, व्हाई जीएसटी, वही चर्चा कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा कि जीएसटी जो कंपोनेंट है, 5 तरह के इसमें एक्ट है ना। 5 तरह के एक्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और स्टेट कंपनसेशन एक्ट, है ना। दूसरा हमने देखा कि 101 हमारा अमेंडमेंट किया गया, जिसको हम क्या समझेंगे, ये था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिद्धांत, ताकि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें और हमारा देश आगे बढ़े। जीएसटी के काम को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया, जीएसटी का पोर्टल बनाया गया, है ना। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग समय समय पर होती रहती है ना, जिसमें राज्य के प्रतिनिधि भी होते हैं और केंद्र के प्रतिनिधि भी होते हैं। राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं और जो वित्त सचिव होते हैं जनरली, वो रिप्रेजेंट राज्य को करते हैं, है ना। और केंद्र की तरफ से भी जो अपॉइंटेड नॉमिनी है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो सचिव है, फाइनेंस सचिव होते हैं, वो लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सबका वोटिंग का अपना अपना वेटेज है, लाजमी है कि राज्यों का वेटेज कम होगा, है ना, और केंद्र का वेटेज ज्यादा होगा। जब भी कोई रिजोल्यूशन पास करना होता है तो रिजोल्यूशन काउंसिल के पास जाता है। काउंसिल जब रिक्वायर्ड, जो भी हमारा रिक्वायर्ड क्या कहते हैं उसमें, रिक्वायर्ड जितना मेजोरिटी रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, जितना वोटिंग जितना रिक्वायर्ड है उतना वोटिंग अगर हमको मिलता है तो उस रिजोल्यूशन से उस चीज को लाया जाता है। जैसे हम बार बार देखते रहते हैं, इन चीजों पे टैक्स लग गया, इन चीजों से हट गया, इन चीजों पे कम हो गया, इन चीजों पे ज्यादा हो गया, ये करता है कौन है? जीएसटी काउंसिल करता है। कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करता है। तो ये तमाम सारी चीजें, इससे आगे हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ टैक्स जीएसटी में क्या है, राइट, है ना। और उसमें ये भी डिस्कशन करेंगे रेट के साथ साथ कि जो पीछे बैक था उस समय थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे कि कैसे जीएसटी आने के बाद
सामान प्राइस सस्ता हुआ है, क्योंकि जीएसटी अगर तुमको जुलाई महीना 2017 याद हो तो ये लगभग 6 महीना साल भर तक ये ट्रेंड चला था। किसी भी दुकान में चले जाओ, अरे हम क्या करें, जीएसटी आ गया है ना, मतलब ओनली जस्ट ड्यू टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द जीएसटी एक्ट की सारी सामानें महंगी हो गई। बट ऐसा नहीं था, महंगा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हम देखेंगे एक्साइज प्लस वैट प्लस सीएसटी तो जो रेट होता था, जीएसटी का रेट उससे कम था, है ना। तो महंगा कहीं नहीं था, बस एक क्या कहते हैं हाइप क्रिएट किया गया कहीं ना कहीं, एक पूरा का पूरा कुछ कहीं item मीथ में था, है ना। ठीक है, और तुमको भी पता है कि जीएसटी के बारे में कितना लोगों को नॉलेज है, कितना पता है, लेकिन बस ये सबको पता था कि जीएसटी आने से महंगा है ना। तो ये एक कहानी बनाया गया था कहीं ना कहीं, और जीएसटी के नाम पे बहुत गलत तरीके से पैसे भी वसूले गए थे। जबकि क्लियर एक्ट कहता है कि ध्यान रखे बात, इसका उद्देश्य है ना, जीएसटी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। नहीं आप अगर इसका उद्देश्य अपने प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, है ना, तो ये अपराध माना जाएगा, टैक्स की चोरी मानी जाएगी, है ना। फिर हम ये भी देखेंगे, अगले दिन हमको देखना है रेट ऑफ टैक्स, है ना, अंडर जीएसटी। फिर आगे देखेंगे कि इनवॉइस जो होता है जीएसटी, है ना, व्हाट आर द कंटेंट रिक्वायर्ड अंडर इनवॉइस, है ना। इनवॉइस इज मतलब समझो एक चेक के जैसा है, जैसे चेक में अगर कोई गलती हो गया तो चेक ड्रॉ नहीं होगा, उस तरीके से भी हमारे इनवॉइस का कुछ कंटेंट है। इनवॉइस में जब भी हम जीएसटी इनवॉइस देखें, उन चीजों का जीएसटी इनवॉइस में मेंशन होना जरूरी है। चलो, थैंक यू।